हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे और सतत आवेश वितरण का एकदम यानी आवेशों के वितरण के बारे में एकदम शानदार तरीके से जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको होमवर्क दिया गया था, तो होमवर्क में था एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक कूलाम आवेश है तो हम जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू ई। जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर होता है N इंटू ई। तो N बराबर पूछ रहा है तो हो जाएगा Q बटे ई। Q का मान कितना है? एक कूलाम आवेश है, एक है, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10 का पावर -19। तो यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा एक कूलाम आवेश है ना, Q का मान कितना है? एक कूलाम है, एक कूलाम आवेश है तो हमारा Q का मान कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा दशमलव हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी 16 छक्का 96 6.2 5 गुणे और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -18। यहाँ से एक घटा देंगे, जीरो यहाँ लगा देंगे तो 6.25 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? एन का मान निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। या तो इसको एक और लाइन में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 × 10 का पावर -18, 10 का पावर +18, ऊपर जाएगा +18 हो जाएगा बटे 16। अब भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यही हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन था कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 कूलाम है तो हमारा N बराबर होता है Q बटे ई। Q का मान है कितना? 8 कूलाम। E का मान है 1.6 × 10 का पावर -19। तो 1 दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 80 बटे 16, 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 का पावर +19, 16 पंजे 80, यानी 5 × 10 का पावर 19। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। तो कूलाम के सदिश नियम का निरूपण अब हम करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हम दो आवेश लेते हैं, दो धनावेश लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे, उसके बाद हम इसके सदिश निरूपण करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम दो आवेश ले लेते हैं। हमने दो धनावेश ले लिया, हमने दो धनावेश ले लिया। दो हमने क्या किया, धनावेश ले लिया जिनके बीच की दूरी, दो आवेश हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2। तो Q1 पर कुछ बल लगेगा, Q2 के कारण क्या करेगा, कुछ बल लगेगा तो इधर की तरफ लगेगा। दो धनावेश हैं तो इस पर भी लगेगा इधर की तरफ। जब समान आवेश क्या होंगे, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो F बल दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यदि दोनों आवेश क्या है, विपरीत समान प्रकृति के हैं, तब दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं, तब एक धनावेशित है और एक क्या है, ऋणावेशित है, तब जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, दोनों एक ही तरफ क्या होगा, आकर्षण का लगेगा। यानी बल यहाँ पर लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण का बल लगेगा Q1 और Q2 के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर होता है क्या, F प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2 या F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हो जाएगा यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²।
यहाँ से F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपन R²। तो यहाँ से हमारा F का मान निकल कर आ जाएगा, जो हमारा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R²। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कूलाम का नियम हो गया। अब इसी नियम का हमें क्या करना है, सदिश निरूपण करना है। तो सदिश निरूपण करना है तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते कब हैं। यदि हम किसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, सदिश के रूप में लिखना है, तो वेक्टर ए यदि किसी का वेक्टर लिखना है तो उसके परिमाण के साथ क्या होना चाहिए, उसकी दिशा होनी चाहिए। परिमाण के साथ दिशा लिखेंगे। किसी को सदिश के रूप में व्यक्त करना तो परिमाण के साथ दिशा लिखेंगे। तो हमारा परिमाण है, ए क्या है, हमारा परिमाण है, परिमाण है। वेक्टर ए है क्या, एकांक सदिश। ये हमारा क्या है, एकांक सदिश। हमारा वेक्टर ए क्या है, एकांक सदिश, जो क्या करता है, वेक्टर की दिशा को बताता है। वेक्टर जो एकांक सदिश होता है, वेक्टर की क्या करता है, दिशा को बताता है। वेक्टर की दिशा को बताता है। तो हम डिटेल के साथ इसको पूरी तरह से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में हम वेक्टर एफ, हमें इसको सदिश रूप में लिखना है बल को, तो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R²। हम क्या करेंगे, परिमाण के साथ दिशा के साथ व्यक्त कर देंगे। तो हमारा एक एफ के रूप में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दिया है दो आवेश हैं Q1 और Q2। आवेश हैं क्या, Q1 व Q2। एक आवेश है Q1 और Q2। Q1 और Q2 आवेश हैं। तो यदि Q1 क्या कर रहा है, Q1 पर Q2 के द्वारा बल लगा रहा है। Q1 पर क्या हो रहा है, Q2 के द्वारा बल लग रहा है। तो कौन सा बल लगेगा, F1 2। तो Q1 पर हमारा Q2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो बल किधर से लग रहा है, Q2 से Q1 की तरफ। किधर लग रहा है, Q2 से Q1 की तरफ बल लग रहा है। तो Q2 की तरफ बल लग रहा है, तो हमारी इनके बीच की दूरी क्या जाएगी, R2 1, 2 से 1 की ओर। तो R2 1 और इसका एकांक वेक्टर जाएगा R2 1। तो R2 1 यह क्या है, एकांक सदिश है। यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, Q2 से Q1 की ओर की दूरी पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर F1 2 वेक्टर F1 2 का मतलब है कि क्या हो रहा है, दूसरे आवेश ने क्या किया, बल लगाया। दूसरे आवेश ने बल लगाया, दूसरे आवेश ने बल लगाया है। आवेश ने बल लगाया है। दूसरे आवेश ने क्या किया है, बल लगाया है। किस पर, पहले आवेश पर। पहले आवेश पर बल लगा है। पहले आवेश पर क्या हुआ, बल लगा है। तो ये सब चीजें समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपको डिटेल के साथ समझ में आ जाएगा। तो आप निरूपण आसानी से कर सकते हैं, सदिश निरूपण आसानी से कर लेंगे। तो हमारा यहाँ वेक्टर R21 का मतलब है Q2 से Q1 की ओर सदिश। Q2 से
Q1 की ओर सदिश और R21 कैप। तो वेक्टर R21 का क्या है, एकांक सदिश है। वेक्टर R21 का क्या है, हमारा एकांक सदिश है, का एकांक सदिश। अब यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा कि वेक्टर जो हमारा बल लग रहा है F12 का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R21 का स्क्वायर और R21 कैप। तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब हमारा R21 कैप का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एकांक सदिश, जो हमारा एकांक सदिश है उसको लिख सकते हैं वेक्टर ए अपान मॉड ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपान ए, मतलब ए का परिमाण। तो हमारा F12 का मान लिख सकते हैं वेक्टर F12 का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं वेक्टर R21 बटे क्या लिख देंगे R21 इसका परिमाण। तो अब यहाँ पर हो जाएगा R21 क्यूब। तो हमारा वेक्टर F12 का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R21। तो सदिश रूप में इसका तो निरूपण हो गया R12 का। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम फिर देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है Q1 Q2 है, ये हमारा Q1 है और ये हमारा क्या है Q2 है, आवेश है। तो अब हमारा Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल हमारा क्या आ जाएगा F21। तो वेक्टर F21, तो यहाँ से इसकी स्थिति सदिश हो जाएगी R12 1 के द्वारा क्या हो रहा है 2 पर, 1 से 2 की तरफ R12 वेक्टर R12 और इसका जो एकांक सदिश हो जाएगा हमारा हो जाएगा R12 कैप। अब यहाँ से F21 है, वेक्टर F21 है, तो क्या हो रहा है 1 के द्वारा लगाया गया बल, पहले आवेश पर ने बल, पहले आवेश ने क्या किया बल लगाया, पहले आवेश ने बल लगाया है, आवेश ने बल लगाया है। जब पहला आवेश बल लगा रहा है किस पर, दूसरे आवेश के द्वारा, दूसरे आवेश पर बल लगा है, दूसरे आवेश पर बल लगा है, दूसरे आवेश पर क्या हुआ बल लगा है। पहले आवेश ने बल लगाया है और दूसरे आवेश पर क्या हुआ है बल लगा है। तब यहाँ पर देखेंगे वेक्टर F21 बराबर F21, वेक्टर F21 बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का R12 है ना, R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। फिर
वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू Q1 Q2/R12 का स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं हम इसको R12 वेक्टर अपॉन R12 कैसे लिख सकते हैं। ए का एफ बराबर होता है कितना, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यानी वेक्टर ए बटे ए। अब इतना लिख दिया। अब हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब बढ़ते हैं आगे। अब मेन पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे क्या, एक सेकेंड उल्टा बंदा है क्यों, यहाँ से फिर यहाँ से। तो हमने एक सदिश ले लिया, हमने दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, दो आवेश ले लिया Q1 और Q2, और इसके मूल बिंदु से जो हमारे स्थित सदिश होंगे, ये मूल बिंदु से इसके स्थित सदिश ले लेंगे क्या हम, यहाँ से हम इसके स्थित सदिश लेंगे मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ये हमारे क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या है, हम O से, ये हमारा A हो गया, Q2 हो गया और ये हमारा Q1 हो गया। तो इसका ये हमारी दूरी हो गई Q1 की तरफ R1 वेक्टर R1, इसका स्थित सदिश वेक्टर R1 और इसका स्थित सदिश क्या है, वेक्टर R2। और हमारा ये हो जाएगा 2 से 1 की तरफ बल लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर R21। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R21 बराबर क्या लिखेंगे हम, R21 बराबर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर R21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R2 माइनस R1 माइनस R2। तो अधिक ऊपर लास्ट वाले में से क्या करें, पहले वाला घटाते हैं, R1 माइनस R2। तो कैसे, तो हम यहाँ से जा रहे हैं R2 पर जा रहे हैं, R2 पर हम जा रहे हैं, R2 पर गए, R2 प्लस R21 बराबर हमारा R1 हो जाएगा। ये हमारी दिशा यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ। तो जो सबसे कम पाथ चल रहा है ये हमारा क्या होगा, ये न्यूनतम पाथ क्या होगा, उसके बराबर हो जाएगा। सदिश का योग तो आपने पढ़ा होगा ना, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये इसके बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं R21 बराबर यहाँ से वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, निकल कर आ गया। अब पुनः
हम देखते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में हम देखते हैं पुनः फिर हम बनाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके स्थित सदिश निकालते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इसकी स्थित सदिश यहाँ पर R1, यहाँ R12, यहाँ लेंगे क्या, R12 लेते हैं, मतलब 1 से 2 की तरफ। अब यहाँ पर दिशा 1 से 2 की तरफ हो गया। ये हमारा Q1 है और ये हमारा क्या Q2 है। तो हमारा ये वेक्टर R2 और ये हमारा वेक्टर R1। अब R12 बराबर वेक्टर R12 बराबर, इसमें क्या था R21 था ना, तो इसमें वेक्टर R12 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो कैसे होगा R2 माइनस R1, तो हमारा वेक्टर R12 तो 1 से 2 की तरफ दिशा है ना, 1 से 2 की तरफ। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, R12 कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा R1 प्लस ये क्या है हमारा R1 प्लस R12 बराबर R2, ये सारे वेक्टर रूप में रहेंगे। तो हमारा हो जाएगा R12 बराबर R2 माइनस R1। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अब पुनः, अब इतना तो हमने लिख लिया, अब इसको हम दोनों को एक साथ मर्ज करते हैं। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ मर्ज करेंगे, दोनों को एक साथ लगाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम एक साथ यूज करेंगे, दोनों को हम एक साथ क्या करेंगे, यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा है आवेश, क्या है, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, ये हमारा वेक्टर R2 है और ये हमारा वेक्टर R1 है। तो Q2 से Q1 की तरफ दिशा, Q2 से हमारा Q1 की तरफ दिशा, फिर Q1 से Q2 की तरफ दिशा। तो हमारा इसका सदिश हो जाएगा कितना, 1 से 2 की तरफ R12 और यहाँ से 2 से 1 की तरफ, यानी R21। और जो बल लगेंगे यहाँ पे, F21, 2 पर 1 के द्वारा बल लग रहा है और 1 पर 2 के द्वारा, F12। यहाँ तक हमारा अभी फिगर तैयार हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, हम R1, यहाँ वेक्टर R1 है क्या, Q1 आवेश का स्थित सदिश, Q1 आवेश का स्थित सदिश, Q1 आवेश का स्थित सदिश, स्थित सदिश, और वेक्टर R2 है Q2 आवेश का स्थित सदिश, स्थित सदिश। तो Q2 आवेश का क्या, स्थित सदिश। अब यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा समीकरण एक कहता है क्या, अब आइए एकदम शानदार तरीके से मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं।
अब यहाँ से हमारा वेक्टर F12 हम जानते हैं F12 यानी F12 का मान हम निकालेंगे। यहाँ पर F12 का मान निकालेंगे तो हमने F12 का मान निकाला था, कितना निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान कितना R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हम इसको लिख सकते हैं F12 को लिख सकते हैं F12 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 इंटू हम R21 कैप को लिख सकते हैं कितना R21 वेक्टर अपान R21। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का ये तो स्क्वायर यहाँ है ना, तो हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा इंटू वेक्टर R21। तो R21 बराबर हो जाएगा हमारा क्या F12 यहाँ से निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब इंटू हो जाएगा R21 को लिखते हैं R1 माइनस R2 और R21 को हम लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं मॉड में R1 माइनस R2 लिख सकते हैं मॉड में R1 माइनस R2 का क्यूब। अब इतना लिखने के बाद हम पहुंचेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे F21 बराबर हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपान R12। अब यहाँ से F21 का मान निकालेंगे, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं F21 बराबर वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान मॉड में R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यदि माइनस इसमें से कॉमन करना है तो क्या हो जाएगा F12 माइनस बराबर है क्या, यदि माइनस इसमें से क्या करें हम कॉमन कर लें दोनों में तो क्या होगा, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा और इसके बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से करण 1 और 2 से
स्पष्ट है कि F12 बराबर माइनस F21, F12 माइनस F21 के क्या है बराबर है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारा R21 है, R21 कैप किसके बराबर होगा माइनस R12 कैप के, या R12 कैप माइनस R21 कैप के बराबर होगा। तो ये दोनों चीज़ों का यूज करके भी क्या करते हैं हम माइनस में लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 क्या कर रहा है 1 2 2 1 के, यदि क्या करें 2 1 के 1 2 लिख दें तो ये हमारा बदल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अतः कह सकते हैं अतः दोनों आवेशों के द्वारा, अतः दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया बल, एक दूसरे पर लगाया बल, एक दूसरे पर लगाया बल बराबर परंतु विपरीत है, बराबर परंतु क्या है विपरीत है, बराबर है परंतु विपरीत है। अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अतः जो हमारा कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन के तीसरे, जो हमारा कूलाम का नियम है क्या न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, तीसरे नियम का पालन करता है। जो कूलाम का नियम है क्या न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है पालन करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम आवेश का वितरण जानते हैं आवेश का वितरण। अगला पॉइंट है हमारा आवेश का वितरण। आवेश का वितरण तो आवेश को हम दो तरह से वितरित कर सकते हैं। कोई भी आवेश है उसका वितरण दो तरह से होगा, या तो सतत होगा या असतत होगा। तो आवेश का वितरण दो तरह से हो सकता है, या तो सतत होगा या असतत। तो पहला हमारा सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण, या तो होगा असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। तो असतत आवेश वितरण, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, हमें सतत आवेश वितरण के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, इस चैप्टर में हमें सतत आवेश वितरण के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। तो सतत आवेश वितरण क्या कहलाता है। जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर
वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से, आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। जो हमारा सतत आवेश वितरण है वह क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। जो सतत आवेश वितरण होता है क्या? तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो आइए देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहला हमारा होता है रेखीय आवेश वितरण। तो सबसे पहला हमारा होता है रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण, तो भाई रेखीय आवेश वितरण तो हमारा एक सीधी रेखा में ऐसे हमारा देखिए क्या आवेश का वितरण क्या समान रूप से हो रहा है ना। तो आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर रेखा के अनुदिश, मतलब रेखा पर, मतलब एक समान रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तो जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, जब आवेश का वितरण, ये हमारा पहला है, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर रेखा के अनुदिश, वस्तु पर रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है। अनुदिश एक समान रूप से होता है। रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो जब पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर, पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को
आवेश की मात्रा को पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। तो अब यहां तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर या कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स। कूलाम मीटर इनवर्स। अब इसकी लैम्ब्डा की बीमा, लैम्ब्डा की बीमा निकालेंगे तो कूलाम की बीमा हो जाएगी 80। आवेश की बीमा होती है 80 और लंबाई तो हो जाएगा हमारा यल इनवर्स 80। यल इनवर्स 80। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है या किसी वस्तु के पृष्ठ पर, कोई वस्तु है उसके पृष्ठ पर देखिए क्या हो रहा है? आवेश का वितरण क्या हो रहा है? समान रूप से हो रहा है। ये कोई पृष्ठ है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो किसी पृष्ठ पर समान रूप से हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो लिख सकते हैं जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है, पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। अब आइए आगे जाते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, किसे कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण देख लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो लिख सकते हैं पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। को पृष्ठीय
आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इन सब का यूज हम जब डेरिवेशन करेंगे तब यूज होगा इसका। तो आपको लग रहा होगा इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज डेरिवेशन में आएगा। इसे हम सिग्मा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हमारा होता है क्या, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा क्यू बटे ए। अब इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या कूलाम मीटर का पावर -2। अब इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा हो जाएगी, आवेश की बीमा 80 और मीटर है तो एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एल का पावर -2 80। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने रेखीय देख लिया और क्षेत्रफल देख लिया, क्षेत्रीय देख लिया या पृष्ठीय देख लिया। अब हम आयतन आवेश वितरण देखेंगे। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर क्या हो, जब आवेश क्या हो, पदार्थ के प्रति संपूर्ण आयतन में, मतलब ये संपूर्ण, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई है, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, तो ये वस्तु है, इसके संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण, ये संपूर्ण आयतन में क्या देख रहे हैं, आवेश का वितरण। तो ये वस्तु है, इस पर क्या है, इसके संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण। अब इस वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण हम देखते हैं। तो जब वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, जब वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम आयतन आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, तो लिख सकते हैं पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को
पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से क्या करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा कितना? रो बराबर हो जाएगा Q बटे V। V मतलब आयतन, Q बटे हमारा हो जाएगा V। तो अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसकी यहाँ से B मान निकालेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक हो जाएगा हमारा कूलाम प्रति घन मीटर। कूलाम प्रति घन मीटर। आयतन का मात्रक घन मीटर होगा, और इसे लिख सकते हैं या तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, या लिख सकते हैं कूलाम मीटर का -3। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसका बीमा लिखेंगे आगे। या तो ही बीमा भी लिख लेते हैं, बीमा लिख लेते हैं यहीं पे। बीमा हो जाएगा इसका AT बटे आयतन है तो क्या L का क्यूब, तो हो जाएगा हमारा L का पावर -3 AT। तो इसका हमने बीमा भी लिख लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो सतत आवेश वितरण हमने पढ़ लिया। अब एक और बचा था असतत आवेश वितरण। तो हम पढ़ेंगे असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण होता क्या है? तो जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण क्या हो? असमान रूप से हो। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, जब किसी लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण असमान रूप से होता है, वितरण असमान रूप से होता है, असमान रूप से होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण असमान रूप से होता है तो इसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। असतत आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण क्या होगा? असमान रूप से होगा, तो इसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। कर 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हमें HW में टेलीग्राम ग्रुप पर चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप पर इसका सॉल्यूशन चाहिए। आप व्हाट्सएप नंबर है 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए 12th के। तो
आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।